जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब क्या कर रहे होंगे दोस्तों, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से दोस्तों आप सब क्या कर रहे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हम दोस्तों पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जो यहाँ तक की चीज़ें थी, बधुआ मजदूरी उन्मूलन से लेकर जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से फैक्ट था, हमने यहाँ तक की चीज़ों को देख लिया था। मतलब हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों पूरा फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, मूल अधिकारों से संबंधित, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होती है, मूल अधिकारों में कौन किस मूल अधिकार का सस्पेंशन हो जाता है, तो हमने वहां तक की चीज़ों को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। यानी हमने पूरा फंडामेंटल राइट दोस्तों बहुत ही अच्छे से और विस्तार पूर्वक से पढ़ा था और देखा भी था कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले क्या, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखने वाले दोस्तों इससे क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम दोस्तों यहां से शुरू करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनेंगे भी और नोट डाउन भी करते चलेंगे। जिन दोस्तों अभी चैनल से जुड़ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी देखना शुरू किया दोस्तों वीडियो को, वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सब प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, वहां पर इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित दोस्तों क्या हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को एक क्रम से यानी एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करेंगे, तभी आप दोस्तों क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तभी दोस्तों डेवलप होगी। और जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देख रहे हैं वो लोग क्या करते रहेंगे, बस वो सब क्या करते रहेंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करते रहेंगे दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो जो लोग नियमित क्लास दे रहे हैं वो सिर्फ रिवीजन करते रहेंगे, अपनी कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक लाके पढ़ते भी रहेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। बाकी जो लोग चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों, वो लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे, एक क्रम से देखेंगे। तो अब आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो जो है दोस्तों यानी डीपीएसपी को दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि डीपीएसपी से क्या क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व को दोस्तों क्या बोला जाता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है, इसी को शॉर्टकट में दोस्तों डीपीएसपी बोल दिया जाता है। डीपीएसपी का मतलब, डी का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप याद रखेंगे दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लिखा है, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है दोस्तों डीपीएसपी। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते थे, एफआर पढ़ते थे, इसी तरह दोस्तों इसको बोला जाता है डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आप सब दोस्तों जानते हैं कि पिछले वीडियो में दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही विस्तार पूर्वक से और बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। तो जो लोग दोस्तों नहीं देखे होंगे वो पिछला वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखने वाले दोस्तों कि ये जो मूल अधिकार है यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एक तरफ हमारा यहां दिया हुआ दोस्तों मूल अधिकार और एक तरफ से दिया हुआ दोस्तों हमारा डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व। तो हम देखते हैं दोस्तों दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, यानी दोनों को हम एक साथ लेके पढ़ेंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे कि एफआर में मूलभूत और डीपीएसपी में मूलभूत अंतर क्या है, या किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा के दे दिया जाता है। तो दोनों की जो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों हम एक साथ देखेंगे। देखिए मूल अधिकारों के बारे में और डीपीएसपी के बारे में हम एक साथ देखने वाले। तो देखिए इधर हमारा दोस्तों क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, और इधर हमारा डीपीएसपी दिया गया है। अब इन दोनों में दोस्तों जो बेसिक डिफरेंस होता है, उस बेसिक डिफरेंस को हम देखने वाले। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा कि मूल अधिकारों को दोस्तों संविधान के भाग 3 में रखा गया है। आप दोस्तों इसको याद रखेंगे। और डीपीएसपी को दोस्तों कहां रखा गया है, संविधान के भाग 4 में रखा गया। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, वह संविधान में दोस्तों कहां रखा गया, तो संविधान का जो भाग 3 है दोस्तों, जो पार्ट 3 है दोस्तों, उसमें किसको रखा गया है, उसमें रखा गया है मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। और जो दोस्तों हमारा संविधान का भाग 4 है यानी जो पार्ट 4 है दोस्तों, उस पार्ट 4 में क्या रखा गया है, डीपीएसपी को रखा गया, यानी दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। यानी भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार है और भाग 4 में दोस्तों क्या है, डीपीएसपी है। तो आप ये भाग भी याद रखेंगे कि भाग 3 में क्या है दोस्तों और भाग
2004 में किया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जब बात आती है डीपीएसपी की यानी राज्य के निदेशक तत्वों की दोस्तों, तो इसको कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप दोनों भी याद रखेंगे दोस्तों। देखिए मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों को दोस्तों कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कहां से लिया गया। तो यानी एफआर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह अमेरिका के संविधान से हमने लिया है दोस्तों अपने संविधान में, और जो नीति निदेशक तत्व यानी जो डीपीएसपी दोस्तों वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो आप दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से चीजों को सुनेंगे। अब हम देखते हैं और दोस्तों दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आप उसको भी देखिए जो मूल अधिकार है दोस्तों यह क्या है, नकारात्मक होते हैं। इनकी जो प्रकृति है दोस्तों वह क्या है, नकारात्मक है, और यह क्या है दोस्तों, वाद योग्य है। लेकिन जो डीपीएसपी है दोस्तों इनकी प्रकृति देखेंगे तो सकारात्मक है, लेकिन यह गैर वाद योग्य है। अब नकारात्मक और सकारात्मक क्या, तो आप इसको इस तरह देखिए, जो मूल अधिकार है दोस्तों वह प्रकृति में देखें, अगर हम नेचर में देखें तो क्या है, नकारात्मक है, लेकिन क्या है दोस्तों यह वाद योग है। यानी वाद योग का मतलब होता है दोस्तों जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब यहां होता है दोस्तों कि मतलब न्यायालय में आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। आपने पढ़ा है दोस्तों पिछले वीडियो में कि अगर मूल अधिकारों का आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी आप अपने मूल अधिकारों को अगर लग रहा है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है दोस्तों तो आप सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। आप सीधे सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं यानी उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जो दिल्ली में दोस्तों, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं यानी उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी दोस्तों क्या है, गैर वाद्य योग है, यानी यह नॉट जस्टिसिएबल है। मतलब आप डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। आप याद रखिए कि आप फंडामेंटल राइट्स का अगर आपके हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, यानी यह वाद योग्य है, यानी यह जस्टिसिएबल है, यानी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन आप डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए दोस्तों आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी दोस्तों यह क्या है, गैर वाद्य योग्य है। तो आप ये दोनों ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फंसा दिया जाता है। एफआर के सामने क्या लिख दिया जाएगा दोस्तों, एफआर के सामने लिख दिया जाएगा कि यह गैर वाद योग्य है, और डीपीएसपी के सामने दोस्तों रख दिया जाएगा कि यह वाद योग्य है। आप अगर नहीं याद रखेंगे कॉन्सेप्ट तो आप वहां गलती कर देंगे। अक्सर बच्चों से यहां पर गलती होती रहती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो एफआर है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वह वाद योग्य है यानी जस्टिसिएबल है, और जो दोस्तों डीपीएसपी हमारा, वह डीपीएसपी क्या है हमारा दोस्तों, वह गैर वाद योग्य है यानी नॉन जस्टिसिएबल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एफआर जो है हमारा जो राज्य मूल अधिकार है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए मूल अधिकार का दोस्तों उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना और लागू करने के लिए दोस्तों इसको क्या होती है, विधान की आवश्यकता होती है। लेकिन डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था दोस्तों शामिल करने का, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, और इसको भी दोस्तों लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता इसको होती है, जबकि एफआर को विधान की आवश्यकता नहीं होती। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। मतलब मूल अधिकारों का मतलब भी समझ लीजिए दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। यहां राजनीतिक मतलब देख रहे हैं दोस्तों पॉलिटिकल। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कहां किया गया था दोस्तों, यह किया गया था मूल अधिकारों में। लेकिन अगर जब बात किया जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की, तो वह कहां किया जाएगा दोस्तों, वह डीपीएसपी में किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे दोस्तों दोनों का यह बेसिक डिफरेंस। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। विधान का मतलब हो दोस्तों कोई एक्ट नहीं लाना पड़ता है, कोई अधिनियम नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे संविधान में दिया गया है। इसके लिए संविधान में दोस्तों अच्छे से प्रावधान किया गया कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे डीपीएसपी को लागू करने के लिए दोस्तों विधान की आवश्यकता होती है, यानी अलग अलग राज्य सरकारें जो है दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सब दोस्तों यह भी याद रखेंगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य यानी 28 स्टेट है, और कुल केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितने हैं दोस्तों, तो वह 8 हैं। 28 राज्यों में दोस्तों जो वहां की गवर्नमेंट होती है, जो अलग अलग सरकारें होती हैं, वह अपने हिसाब से दोस्तों नए नए एक्ट लाती रहती है, अपने राज्य के लोगों के लिए लाती रहती है। तो इसलिए दोस्तों वहां पर क्या होता है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या होती है, विधान की आवश्यकता होती है, मतलब अधिनियम लाए जाते हैं तो उसके लिए आवश्यकता होती है। जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए दोस्तों कोई अधिनियम लाने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको मूल अधिकारों के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डीपीएसपी के बारे में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह जो बेसिक डिफरेंस है जहां से आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां से आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको दोस्तों यह बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से लिए कि आप ये बेसिक जब तक नहीं याद रखेंगे तब तक आप क्वेश्चन सही कर ही नहीं पाएंगे। और यहां जितने भी पॉइंट बताया गया ना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन अब बन गया। आप बैक क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। बाकी सब आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा यह जो वीडियो लेक्चर है फॉर ऑल एग्जाम यानी दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी की कर रहे हो, या सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको दोस्तों आरओ बोला जाता है, या आप दोस्तों टेट सीटर से लेकर यानी टीचिंग से रिलेटेड भी दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए और चीजों को दोस्तों नोट डाउन भी करते हुए चले, केवल वीडियो को ही ना देखते रहिए। आप नोट डाउन करेंगे तभी दोस्तों आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कुछ और जो दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं डीपीएसपी से लेके कि किस तरह से दोस्तों अब डीपीएसपी को हम दोस्तों विस्तार से देखने वाले हैं कि एक एक डीपीएसपी में मतलब एक एक प्रावधान में क्या क्या बातें की गई एक एक अनुच्छेद में और किस तरह से दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते। तो अब हम दोस्तों देखने वाले परीक्षा उपयोगी दृष्टि मतलब जो परीक्षा के लिए यूजफुल है दोस्तों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया या पूछे जाते हैं, हम उसको देखने वाले दोस्तों। तो क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, देखिए अगर बात किया जाए दोस्तों आपसे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में कहां किया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में। यानी यहां देख रहे हैं ना दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ना वेलफेयर स्टेट। आप याद रखिएगा दोस्तों कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है दोस्तों वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का दोस्तों समावेश भारतीय संविधान में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में कहां पर शामिल किया गया दोस्तों, तो प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना का मतलब समझते हैं दोस्तों, आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रियम्बल और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है दोस्तों डीपीएसपी, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो दोस्तों वेलफेयर स्टेट की संकल्पना वह प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में देखी जाती है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हमारा अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, हम उसको भी देखने वाले थे। देखिए संसद ने दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया था, तो 1976 में किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, आप सब जानते हैं दोस्तों संसद कहाँ है, नई दिल्ली में, तो संसद ने दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया था, तो 1976 में 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम का मतलब होता है दोस्तों चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, सभी को दोस्तों क्या होता है, अगर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इसी से संबंधित जो एक्ट आया था दोस्तों वह 1976 में आया था, यानी 1976 में आया था दोस्तों, सॉरी 1976 में आया था, यानी 1976 में आया था। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। और हम देखते हैं दोस्तों क्या हमारा अगला फैक्ट है, तो देखिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान कहां दोस्तों, वह अनुच्छेद 39 में दिया गया है। और आप सब जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39 क्या है, ये एक डीपीएसपी ही। आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि डीपीएसपी कहां से लेके कहां तक है। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि डीपीएसपी कहां से लेके कहां तक है। आप पिछला वीडियो देखेंगे दोस्तों तो किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक दोस्तों डीपीएसपी दिया गया है, तो आप दोस्तों उसको याद होना चाहिए कि कौन कौन से अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो अनुच्छेद 39 है यानी आर्टिकल 39A, आप याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 39 क्या है, या एक डीपीएसपी ही है दोस्तों। इसमें क्या बातें की गई है, तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, देखिए इसमें कहा गया है पुरुष और स्त्री यानी मेल एंड फीमेल सभी नागरिकों को दोस्तों समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी जो हमारा आर्टिकल 39A है दोस्तों वह क्या कहता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो दोस्तों सभी नागरिक यानी मतलब अगर वो इंडियन सिटीजन है दोस्तों, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, तो उनको समान रूप से मतलब इक्वल रूप से दोस्तों आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किया गया है। आजीविका का साधन मतलब समझना, जीवन जीने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है, एक लाइफ को जीने के लिए जो संसाधन हमें चाहिए
चाहिए, यानी आजीविका, यानी हमें अपने जीवन जीने के लिए दोस्तों जो कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसके लिए दोस्तों समान रूप से प्रावधान किया गया। मतलब वो सारी कंडीशन मेल के लिए भी समान है और सारी कंडीशन दोस्तों फीमेल के लिए भी समान है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। या कहाँ कहा गया दोस्तों, या कहा गया है आर्टिकल 39A में कहा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान क्या किया गया है। तो यह प्रावधान किया गया दोस्तों अनुच्छेद 39B में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों आर्टिकल 39A में अभी आपने देखा क्या बात देखी गई है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 39B की, यानी आर्टिकल 39B की। यह भी जानते हैं दोस्तों कि एक डीपीएसपी है। तो आर्टिकल 39B में क्या बातें की गई है दोस्तों, तो आप देख लीजिए। देखिए, इसमें कहा गया है दोस्तों समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण दोस्तों इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो हमारा अनुच्छेद 39 है, आर्टिकल 39 क्लॉज भी है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि समुदाय और भौतिक साधनों का मतलब जितने भी दोस्तों फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज में आप सब जानते हैं जो कुछ भी संसाधन है हमें इस पृथ्वी पे, जो कुछ भी रिसोर्स मिले हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण, मतलब दोस्तों उसका जो कंट्रोल है, उसकी जो ऑनरशिप है वह इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। सामूहिक हित का मतलब दोस्तों होता है, सामूहिक का मतलब जानते हैं ना कि कलेक्टिव रूप से दोस्तों सबके इंटरेस्ट में वह चीजें होनी चाहिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। मतलब जितने भी हमको भौतिक संसाधन मिले हुए हैं उस पर स्वामित्व और नियंत्रण दोस्तों सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, मतलब वो सबके लिए बातें कहाँ की गई है, वह 39B में की गई। 39A में आपने देखा आजीविका की बातें की गई है, और यहाँ पे दोस्तों जितने भी भौतिक संसाधन रिसोर्सेज हैं उनका सामूहिक हित का दोस्तों सर्वोत्तम साधन की बातें कहाँ की गई है, वह अनुच्छेद 39B में की गई है। अब हम देखने वाले दोस्तों जो हमारा अगला है आर्टिकल 39C, वह दोस्तों उसमें क्या बातें किया गया। तो देखिए, इसमें कहा गया दोस्तों आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, 39C में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो आर्टिकल 39C है यह किससे संबंधित है, यह भी डीपीएसपी से संबंधित है। अभी आपने देखा दोस्तों आर्टिकल 39A के बारे में, फिर आपने देखा दोस्तों आर्टिकल 39B के बारे में, अब आप देखने वाले दोस्तों आर्टिकल 39C के बारे में। यानी आर्टिकल 39 पे आना आपको ओवरऑल याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 क्या है दोस्तों, एक डीपीएसपी है। अब इसमें अलग अलग जो क्लॉज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, तो अब हम देखने वाले दोस्तों 39 क्लॉज सी के बारे में। इसमें क्या बातें की गई, देखिए इसमें कहा गया दोस्तों आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का दोस्तों सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इसका कहने का मतलब है दोस्तों जो कुछ भी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, यानी जो कुछ इकोनॉमी से लेकर दोस्तों सिस्टम चला आ रहा है, यानी आर्थिक व्यवस्था के लेकर यहाँ इकोनॉमिक की बातें हो रही है दोस्तों, वह इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का दोस्तों यानी मनी और प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों उनका सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। यहां पर बात की गई दोस्तों अहितकारी, मतलब वहां उनके इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होनी चाहिए। मतलब अहितकारी संकेंद्रण ना हो, मतलब उसको दोस्तों इस तरह से ना हो कि मतलब उसका बिना इंटरेस्ट के दोस्तों क्या कर लिया जा रहा है, उसका संकेंद्रण कर लिया जा रहा है। तो आर्थिक व्यवस्था इस हिसाब से चलनी चाहिए दोस्तों कि वह इंटरेस्ट के रूप में, मतलब सर्वसाधारण, मतलब सभी लोगों के लिए दोस्तों वह इंटरेस्ट के लिए हो, सबके लिए दोस्तों वह लाभदायक हो। तो इस तरह की बातें कहाँ की गई है, वह की गई है अनुच्छेद 39C में, यानी आर्टिकल 39C में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आर्टिकल 39A और 39B और 39C या तीनों के तीनों ही दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसको दोस्तों मैं इसलिए विस्तार रूप से समझा रहा हूं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये तीनों के तीनों अनुच्छेदों से दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको दोस्तों यह रटा होना चाहिए। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको रटी होनी चाहिए जुबान पे, क्योंकि आपको वहां 4 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है। तो आपको दोस्तों अगर कीवर्ड रटा रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे, तो आप वहां दोस्तों एलिमिनेट करके किसी न किसी रूप में आप अपने ऑप्शंस तक सही रूप में पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।
अब हम देखने वाले दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी हम देखने वाले हैं कि और आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि सब आप सब जानते हैं दोस्तों, या इधर जितने भी टॉपिक्स मिले हैं आपको सब वही पढ़ाया जा रहा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप सब भी दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही धैर्य रूप से दोस्तों आप सब क्या करते रहें, वीडियो को देखते रहें और अपने अपने दोस्तों आपको जो ना लगता है उस चीज़ों को नोट डाउन करते चले। अब हम बात करने वाले दोस्तों, अभी आपने ABC के बारे में देख लिया है, अब हम देखने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल 39D के बारे में, यानी अनुच्छेद 39D में क्या बातें की गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। अभी आपको दोस्तों ऊपर 39A में क्या बताया गया है, 39A में दोस्तों हमने क्या बताया है कि पुरुष और स्त्री सभी को दोस्तों नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन मतलब जीवन जीने के साधन के रूप में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों को ही बराबर अधिकार है। उसी तरह दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 39D है, यह भी क्या है, एक DPSP है। तो आर्टिकल 39D क्या कहता है दोस्तों, यह क्या कहता है, पुरुष और स्त्री दोनों को ही दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। मतलब इसका कहना है, मान लीजिए आप लोग दोनों, मान लीजिए कोई लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोग DSP हैं या SP हैं, आप मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं जिसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। मान लीजिए ए वाला जो है मेल है दोस्तों और जो आपका बी दोस्त है वह फीमेल है, और दोनों ही दोस्तों या तो DSP है, मान लीजिए SP, जो भी कुछ हो, मान लीजिए किसी भी पद पे हो दोस्तों, मान लीजिए वह DM है, जिला अधिकारी है किसे, तो दोस्तों दोनों को मतलब क्या देख रहे हैं कि अब दोनों को समान कार्य है, मतलब उनको समान कार्य है तो इसका मतलब दोनों को दोस्तों समान वेतन मिलनी चाहिए, समान सैलरी मिलनी चाहिए। इस तरह की प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39D में। आप देखे होंगे दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में आप सब जानते हैं दोस्तों कि अक्सर उसी काम को करने के लिए पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाता है, यानी जो मेल वर्ग होता है उसको ज्यादा वेतन दिया जाता है, जबकि जो फीमेल वर्ग होती है दोस्तों उनको कम वेतन दिया जाता है। जबकि दोस्तों हमारा DPSP क्या कहता है, जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो दोस्तों अनुच्छेद 39D है यानी आर्टिकल 39 क्लॉज D है, वह क्या कहता है दोस्तों कि पुरुष और स्त्री दोनों को दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब दोस्तों इक्वल सैलरी की बातें की गई है। और अक्सर ये सब चीजें दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में देखा जाता है कि वहां पुरुष वर्ग को ज्यादा उसी काम के लिए सैलरी मिलती है और जो फीमेल वर्ग है दोस्तों उनको कम सैलरी मिलती है। जबकि हमारे दोस्तों इस संविधान में सारी बातें कही गई हैं आर्टिकल 39 के D में दोस्तों कि उनको दोस्तों बस ये क्या है दोस्तों कि हमारा मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार होता दोस्तों तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि हम मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन यह दोस्तों आता है DPSP के अंतर्गत, तो DPSP के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए और सारे एक्ट बने हुए हैं कि अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है तो आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं दोस्तों ऐसा होता नहीं, क्योंकि लोग वहां आप सब जानते हैं जब आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें खुद समझ में आ जाएगी। बस आप यहां ये याद रखिए जो आपको अनुच्छेद जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान कहां किया गया है, तो वह दोस्तों अनुच्छेद 39D में किया गया है, यानी आर्टिकल 39D में किया गया है। अब हम देखने वाले दोस्तों अगला फैक्ट क्या है, तो देखिए जो 42वां संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, उसके द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी की गई थी, 10 की गई थी। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे कि 42वां संशोधन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1976 में, यानी जो दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। या कब आया था दोस्तों, या 1976 में आया। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो यह आया था दोस्तों 1976 में। और इसके तहत दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। आप आगे दोस्तों पढ़ने वाले हैं, आप अपने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा बहुत। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी बताई गई थी दोस्तों, 10 बताई गई थी, जबकि वर्तमान में आप देख रहे हैं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अभी देखिए अगला ही फैक्ट हमारा दिया गया दोस्तों कि संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो वह जोड़ा गया दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो आप दोनों के दोनों ही संशोधन याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए 86 यानी 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, या 2002 में हुआ था, यानी 2002 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई है, 11 की कर दी गई है, यानी 11 कर दी गई है। तो सबसे पहले आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों 42वां संशोधन कब हुआ था, यानी 42nd कब हुआ था, तब वह हुआ था दोस्तों 1976 में, यानी 1976 में। और इस 42वें संशोधन के तहत दोस्तों मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां मूल कर्तव्य का मतलब दोस्तों फंडामेंटल राइट्स नहीं, यहां याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी FD, तब संख्या कितनी थी दोस्तों, 10 थी, यानी 10 थी। लेकिन जो दोस्तों हमारा 86वां संशोधन होता है यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है,
2002 में होता है, यानी 2002 में होता है। इसके तहत दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? 11 की कर दी है। यानी वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों? तो 11 है। तो आप दोनों के दोनों ये जो संविधान में संशोधन हुआ था दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये दोनों संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भी दोस्तों बच्चों से गलती हो जाती, क्योंकि दोस्तों वह चीजों को बार बार रिवाइज नहीं किए होते। देखिए क्या होता है, लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम के हिसाब से दोस्तों उसको रिवाइज नहीं किए होते हैं और समय समय पे प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो ये रिवाइज ना करना और प्रैक्टिस ना करना, यही दोनों क्या होता है दोस्तों, जब हम एग्जाम में पहुंचते हैं ना तो इतना हेक्टिक हो जाते हैं हम वहां, एक तो इतना प्रेशर हमसे होता है ना कि हम माइनर से गलती करके आ जाते हैं और हम रेस से बाहर हो जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों हमें क्या करती है, हमें अक्सर सिलेक्शन से दूर कर देती है। ये सब दोस्तों देखिए हमारा व्यक्तिगत अनुभव, जब आप सब पेपर देखेंगे ना, आप सब खुद समझते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि एग्जाम में, मेन एग्जाम देने से पहले आप टेस्ट पेपर देते रहिए, क्योंकि टेस्ट पेपर में क्या होता है दोस्तों, जब टेस्ट पेपर देते रहेंगे ना तो आपको अपनी वीकनेस पता चलती रहेंगी और आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलती रहेंगी कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और आपका कौन सा पोर्शन दोस्तों बहुत ही मजबूत वाला है। तो जो मजबूत वाला रहेगा आप वहां कम ध्यान देंगे और जो वीक वाला पोर्शन रहेगा वहां आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो इन दोनों के दोनों संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको फिर से बताया जा रहा है, आप इसको रट लेंगे कि 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 10 की गई थी, लेकिन जो 86वां संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था। इसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य यानी कुल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, एक फैक्ट हमसे और पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या क्या थी? तो दोस्तों इसमें क्या थी? 12 थी। अब आप पूछेंगे सर स्वर्ण सिंह समिति क्या थी? तो दोस्तों यही स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही दोस्तों इसको शामिल किया गया था। ये जो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, यह जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की जो कमेटी बनी थी, उसी दोस्तों कमेटी ने दोस्तों इसकी सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की। तो स्वर्ण सिंह समिति में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्यक्ष समेत यानी अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 12 थी। यानी जो स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दोस्तों यही स्वर्ण सिंह ही थे। तो उस स्वर्ण सिंह समिति में अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष सहित यानी मेंबर, एक तो मेंबर भी पूछा जाए, उसका चेयरमैन सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। अगर अध्यक्ष को छोड़ दिया जाएगा दोस्तों तब तो 11 हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे एग्जाम, इसलिए याद रखेंगे एक एक कीवर्ड यानी एक एक शब्द आप एग्जाम में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर इसलिए पढ़ा जाता है बहुत ध्यान से दोस्तों, क्योंकि वहां शब्दों का ही तो खेल होता है। अगर वहां शब्द लिखा कि अध्यक्ष सहित, इस पे गौर करिए कि अध्यक्ष समेत, तब तो आप बताएंगे सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वर्ण सिंह कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी, जबकि इसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह खुद थे, तब तो अगर केवल सदस्यों की बात की जाएगी तब तो आप 11 बताएंगे, लेकिन अध्यक्ष सहित अगर आपसे पूछा जाए तो आप 12 बताएंगे। और यही स्वर्ण सिंह थी दोस्तों जिन्होंने, इसी कमेटी ने दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंडेशन दिया था, यानी मूल कर्तव्यों के बारे में दोस्तों रिकमेंडेशन दिया था। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। अब एक हमारा जो और अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट रह जाता है वो क्या है दोस्तों? देखिए मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? जीएस वर्मा समिति 1999। तो सबसे पहले आपसे देखिए 2 कमेटी पूछा जाती। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको देख लीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित समितियों में से यानी निम्नलिखित कमेटीज में से वह कौन कौन से कमेटीज हैं जो मूल कर्तव्यों से जुड़े हैं, यानी वह फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हैं। फंडामेंटल राइट से नहीं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्यों से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप 2 कमेटियों के नाम एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक तो आप याद रखेंगे दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी भी दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? डीपीएसपी से ही जुड़ा है, यानी मूल कर्तव्यों से जुड़ा है। और एक कमेटी और आई थी दोस्तों, जेएस वर्मा कमेटी। तो अगर आपसे पूछा जाए यह जेएस वर्मा कमेटी किससे जुड़ा है दोस्तों, तो जेएस वर्मा कमेटी भी मूल कर्तव्यों से ही जुड़ा है। तो 2 कमेटियां ऐसी थी दोस्तों जो सीधे सीधे मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हैं। एक तो स्वर्ण सिंह समिति, एक थी जेएस वर्मा समिति। अभी इस कमेटी में क्या क्या प्रावधान थे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो आप कमेटी भी याद रखेंगे, इनके प्रावधान भी याद रखेंगे दोस्तों। तो इसी तरह पूछा जाता दोस्तों कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था? वह था दोस्तों जेएस वर्मा कमेटी। कब
कब बनी थी दोस्तों? 1999 यानी 1999 में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस डीपीएसपी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था और मूल कर्तव्यों के मामले में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों आपको वही बताया गया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जहां से अक्सर एग्जाम में देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। आपको यहां कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया गया है, नहीं तो चाहे तो मैं दोस्तों इसको बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ा सकता हूं। मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे विस्तार रूप से आपसे पढ़ाता चला जाऊंगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। हम सारी चीजें पढ़ के क्या करेंगे? हमको सिर्फ उतनी सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है जिससे हमारे एग्जाम में काम बन जाए और एटलीस्ट हमारा जो भी टारगेट हो, हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, हम वहां तक सिलेक्ट हो जाए। तो आप भी दोस्तों वही चीजें पढ़ते रहिए जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। यहां मैं दोस्तों आपको इसीलिए गाइड करने के लिए आया, क्योंकि आप सब दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि आप अपना बैक ईयर क्वेश्चन पेपर याद रखा करिए, आप सिलेबस याद रखिए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सिलेबस हमें बताता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, लेकिन बैक ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बता देता है दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे जिनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी जिनको आप कम वेटेज देंगे। तो इसलिए आपसे बार बार बताया जाता है कि आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस, रिवीजन ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप दोस्तों आज आपको उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी कि डीपीएसपी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। बाकी दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यानी मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि 11 के 11 मूल कर्तव्य क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको वह भी याद होना चाहिए, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक का है दोस्तों। तो चलते चलते आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा दोस्तों, इसको आप क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में दोस्तों जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है दोस्तों उन तक क्या कर देंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहे, उनको भी पता चलते रहे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ना है और किस हिसाब से उनको दोस्तों चीज़ों को पढ़ते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। बाकी आप सबका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।